प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंतर्गत सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सामान्यतः किसी भी जीवधारी के शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला जो गुणसूत्र है उसको हम ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। और ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये शरीर के सभी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, निर्धारित करते हैं, केवल लिंग को छोड़कर। किसी व्यक्ति का लिंग क्या होगा, वो नर होगा या मादा होगा, इसको छोड़ करके शरीर के जितने भी लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र हैं उनको हम ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। दूसरे जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो गुणसूत्र हैं ये ही किसी जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में जो गुणसूत्र हैं वो टोटल कितनी जोड़ी होती हैं? 23 जोड़ी होते हैं। अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी, जो 22 पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और जो एक पेयर होता है वो क्या होता है? आपका लिंग गुणसूत्र। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो 44 गुणसूत्र हैं वो क्या हैं? आपके ऑटोसोम हैं। और जो दो गुणसूत्र हैं आपके वो क्या हैं? लिंग गुणसूत्र। और यही दो गुणसूत्र मनुष्य में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, सेक्स का निर्धारण करते हैं कि जीवधारी नर होगा या मादा। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि शरीर में जो गुणसूत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स का काम क्या है? ऑटोसोम्स का काम है शरीर के लक्षणों को निर्धारित करना, केवल लिंग को छोड़ करके। और लिंग को निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आनुवांशिक रूप से नियंत्रित लिंग निर्धारण तकनीक को हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होने वाला जो लिंग निर्धारण है उस तकनीक को हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 लिंग गुणसूत्र तकनीक, नंबर 2 जीनी संतुलन तकनीक और नंबर 3 हैप्लोडिप्लॉइडी व्यवस्था। तो इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत सेक्स डिटरमिनेशन का अध्ययन हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं लिंग गुणसूत्र तकनीक। लिंग गुणसूत्र तकनीक क्या है इसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनकिंग। हेनकिंग ने कीटों में शुक्राणु जनन की क्रिया का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि 50% शुक्राणुओं में एक संरचना होती है जो शेष 50% शुक्राणुओं में नहीं थी। हेनकिंग ने क्या किया? कीटों में शुक्राणु जनन की प्रोसेस का अध्ययन किया और ये देखा था कि 50% जो शुक्राणु हैं, स्पर्म्स हैं, उनमें कुछ विशेष प्रकार की संरचना थी जो कि अन्य शेष 50% शुक्राणुओं में नहीं थी। और हेनकिंग ने उसको एक्स काय का नाम दिया, एक्स बॉडी का नाम दिया। बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकला कि ये जो एक्स काय है वास्तव में क्या है? एक्स गुणसूत्र है, एक्स क्रोमोसोम है। और ये चूंकि लिंग निर्धारण में विशेष भूमिका निभाता है इसीलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहा गया। तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एक्स गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है और शेष जो गुणसूत्र होते हैं उनको ऑटोसोम का नाम दिया गया। जीवों में लिंग गुणसूत्र के माध्यम से सेक्स को डिटरमाइन करने की, लिंग को निर्धारण करने की 2 सिस्टम हैं और वो सिस्टम क्या हैं हम उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला सिस्टम कहलाता है विषम युग्मकी नर, मतलब ऐसे जीवधारी जिनमें मेल जो है आपका क्या होता है? हेट्रोगैमेटिक होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करता है। तो एक तंत्र तो ये हो गया।
जिसके माध्यम से हम लिंग का निर्धारण करेंगे, जिसमें मेल क्या है, विषम युग्मकी, और इसके अंतर्गत दो तकनीकों का हम अध्ययन करेंगे, XXXY तकनीक और दूसरी विधि है XXX0 विधि। तो एक तो ये तरीका है लिंग गुणसूत्र के माध्यम से सेक्स को डिटरमाइन करने का, ये उन जीवों में होगा जहां पे मेल क्या होते हैं, विषम युग्मकी होते हैं। और लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग निर्धारित करने की जो दूसरी तकनीक है वो है विषम युग्मकी मादा, हेट्रोगैमेटिक फीमेल, अर्थात वे जीव जिसमें फीमेल जो है कैसी होती है, हेट्रोगैमेटिक होती है। और इसके अंतर्गत भी दो विधियां हैं, पहली है Z0ZZ तरीका या विधि, और दूसरी तकनीक है ZWZZ टाइप। तो एक एक करके लिंग गुणसूत्र के अंतर्गत या लिंग गुणसूत्र के माध्यम से लिंग निर्धारण करने की तकनीक को हम इन दोनों बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उस तकनीक का अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत विषम युग्मकी नर या हेट्रोगैमेटिक मेल पाए जाते हैं। इनमें किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, हम पहले उसको अध्ययन करेंगे। और उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिनमें ये पद्धति पाई जाती है लिंग निर्धारण की, उनमें नर और मादा किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यदि किसी जीवधारी में मादा में 2x मिले, 2x मतलब गुणसूत्र जो होते हैं x, उसका जोड़ा मिले, लेकिन नर में केवल एक ही x गुणसूत्र पाया जाए, और जब युग्मक जनन की क्रिया हो तो जो नर होगा वो दो प्रकार की युग्मक बनाए। एक युग्मक ऐसा बने जिसमें x मौजूद हो, या ये कहिए 50% युग्मक ऐसे बने जिसमें x मौजूद हो, और 50% युग्मक ऐसे बने जिसमें x मौजूद नहीं हो। लेकिन जो मादा है उससे सभी युग्मक जो बनते हैं वो एक समान होते हैं। तो विषम युग्मकी नर की जो टेक्निक है लिंग निर्धारण की, ये उन जीवधारियों पे हम लागू करेंगे जिनमें मादा से सभी युग्मक जो बनते हैं उन सभी में एक एक एक्स गुणसूत्र मौजूद हो, लेकिन नर में जो युग्मक बनते हैं उनमें 50% युग्मक ऐसे बनते हैं जिसमें एक्स पाया जाता है, और 50% युग्मक ऐसे बनते हैं जिसमें एक्स मौजूद नहीं होता। तो इस प्रकार के जीवधारियों में हम विषम युग्मकी नर व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम दो तकनीक पढ़ते हैं, और वो दो तकनीक क्या हैं, चलते हैं उसके बारे में। देखिए, हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं XXXY टाइप का, XXXY विधि का। देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इस विधि के अंतर्गत हम सेक्स डिटर्मिनेशन जो करते हैं वो मानव में, स्तनधारियों में, पादप और बहुत से कीट जैसे ड्रोसोफिला आदि में हम करते हैं। और इसके अंतर्गत इनमें जो मादा होती है वो समयुग्मकी होती है, अर्थात जो युग्मक बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक जैसे बनते हैं। और मादा की जो जीनी संरचना है, जो लिंग गुणसूत्र हैं, वो कौन कौन से होते हैं, XX होते हैं, 2x होते हैं। लेकिन जो नर होता है वो विषम युग्मकी होता है, उसमें एक x और एक y लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसीलिए विषम युग्मकी है, क्योंकि इसमें एक x और एक y है, दोनों लिंग गुणसूत्र कैसे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या है, विषम युग्मकी है। जब युग्मक जनन की क्रिया होती है तो इन जीवधारियों में मादा से केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं, क्योंकि इसकी जीनी संरचना क्या है, XX। तो यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे उन सब में क्या जाएगा, X जाएगा। लेकिन नर से जो युग्मक बनते हैं, क्योंकि नर क्या है, विषम युग्मकी है, तो उससे जो युग्मक बनेंगे नर से, उनमें 50% युग्मक ऐसे होते हैं जिसमें X गुणसूत्र जाएगा, और 50% ऐसे होते हैं जिसमें Y गुणसूत्र जाएगा। यदि मादा युग्मक का नर युग्मक X से निषेचन होगा, अर्थात मादा युग्मक का किसी ऐसे नर युग्मक से निषेचन हो जिसमें X गुणसूत्र मौजूद हो, तो बनने वाली संतान कैसी होती है, मादा होगी। और यदि मादा युग्मक का फर्टिलाइजेशन किसी ऐसे नर युग्मक से हो जिसमें Y गुणसूत्र है, तो बनने वाला जो भ्रूण होगा वो क्या होगा, नर होगा। देखिए, यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि युग्मक जनन के दौरान जो युग्मक बनेंगे उनमें ऑटोसोम्स भी जाएंगे, लेकिन यहाँ चूंकि हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जो फोकस किया है वो किस पे किया है, केवल लिंग गुणसूत्रों पे किया है। अब डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल है जिसमें 2A + XX गुणसूत्र है। अब यहाँ पे 2A का मतलब है ऑटोसोम्स का जोड़ा। आप जानते हैं कि मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर में भी लिंग का निर्धारण इसी विधि से होता है। तो अगर मैं मनुष्य की ही बात करूं
तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं आपके गुणसूत्र? 23 जोड़ी होते हैं। और 23 जोड़ी में जो 22 जोड़ी हैं, 22 पेयर हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। तो 2a बराबर मनुष्य के केस में क्या होगा? 22 पेयर, है ना? या हम क्या कह सकते हैं? 44 कह सकते हैं। ठीक है? तो 2a बराबर 44 किसके केस में? मनुष्य के केस में 2a का मान क्या होगा? 44 होगा। और इसके अलावा XX क्या हो गए? लिंग गुणसूत्र हो गए। तो 2a का मान 44 प्लस 2 कितने हो गए? 46। तो इस प्रकार से ये मनुष्य के केस में फिट बैठता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि A का मतलब है ऑटोसोम। अब अलग-अलग जंतुओं में ऑटोसोम के अलग-अलग पेयर होते हैं संख्या में, तो इसलिए हमने इसको 2a लिखा है। तो ये हो गए आपके क्या? ऑटोसोम्स, और ये हो गया लिंग गुणसूत्रों का जोड़ा। फीमेल में दोनों X होते हैं। मेल के केस में ऑटोसोम तो फीमेल के समान ही होंगे, लेकिन लिंग गुणसूत्र क्या होंगे? एक X और एक Y। फीमेल से जब युग्मक बनेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, तो एक युग्मक इस प्रकार का बनेगा जिसमें ऑटोसोम्स का एक सेट चला जाएगा, A दिखाया है, और XX गुणसूत्रों में एक X चला जाएगा। दूसरा जो युग्मक बनेगा उसमें भी ऑटोसोम का एक सेट चला जाएगा और XX में से एक X चला जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो फीमेल से बनने वाले जो युग्मक है वो बिल्कुल कैसे हैं? एक समान हैं। इसीलिए हम यहाँ पे फीमेल को क्या नाम देते हैं? समयुग्मकी कहते हैं। फीमेल को हमने क्या कहा? समयुग्मकी, क्योंकि जो युग्मक है वो कैसे हैं? समान है। वहीं हम मेल की बात करें तो मेल में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहले युग्मक में क्या हुआ? जब अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक बना तो 2a जो ऑटोसोम्स का सेट है उसमें से एक सेट आ गया A, और XY में से X गुणसूत्र आ गया। दूसरे जो युग्मक बना उसमें 2a जो ऑटोसोम्स का सेट है उसमें से एक सेट चला गया A, और XY में से Y गुणसूत्र चला गया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों युग्मक एक दूसरे से भिन्न है, विषम है, अलग अलग हैं। इसीलिए हमने यहाँ मेल को क्या कहा? विषम युग्मकी, क्योंकि मेल से बनने वाला जो युग्मक हैं वो क्या है? भिन्न है, अलग अलग हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि 50% युग्मक में X गुणसूत्र मिलता है, आप देखिए X मिल रहा है, और 50% में Y मिलता है, देखिए Y मिल रहा है। ठीक है? अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो क्या संभावना हो सकती है कि फीमेल का ये जो युग्मक है वो इस मेल युग्मक से जुड़ जाए, तो संतान ये बन गई। अगर ये युग्मक इस युग्मक से जुड़ जाए तो ये संतान बन गई। ये युग्मक इस युग्मक से मिल जाए तो ये संतान बन गई, और ये युग्मक अगर इस युग्मक से मिल जाए तो ये संतान मिल गई। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो 50% चांसेस हैं फीमेल बनने के, क्योंकि 50% संतानों में एक्स जो है संख्या में क्या है? 2x है, और जहां 2x होंगे वो क्या कहलाएगी? फीमेल। और 50% संतानें बनने की संभावना है मेल, क्योंकि 50% संतानों में केवल एक एक्स है और उसके साथ दूसरा गुणसूत्र क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो व्यवस्था है ये कहलाती है एक्स 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 वाई टाइप, अर्थात जहाँ पे एक्स वाई मौजूद होगा वो संतानें क्या होंगी? नर, और जहाँ पे एक्स एक्स मौजूद होगा वो संतानें क्या होंगी? फीमेल। तो ये पहली तकनीक है विषम युग्मकी नर के अंतर्गत, एक्स 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 वाई तकनीक। अब देखिए विषम युग्मकी नर के अंतर्गत जो दूसरी तकनीक है सेक्स डिटर्मिनेशन की, उसको हम कहते हैं XXX0 विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ कीट जैसे टिड्डा है, बग है, उनमें इस प्रकार से इस विधि से हम लिंग का निर्धारण करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो मादा होती है वो तो समयुग्मकी होती है, और उसमें जो लिंग गुणसूत्र है वो कितने हैं संख्या में? 2 हैं, और दोनों कैसे हैं? XX। आप डायग्राम में यहाँ पे भी देखिए फीमेल में क्या है? 2 XX हैं, ऑटोसोम का जोड़ा तो है ही है। लेकिन जो मेल है, मेल में केवल एक लिंग गुणसूत्र X होता है, इसमें Y नहीं पाया जाता। आप यहाँ मेल को देखिए, मेल में ऑटोसोम का जोड़ा तो है ही है, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र है उसमें केवल एक एक्स है और दूसरा हमने 0 लिखा है। अब यहाँ ये 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब कोई गुणसूत्र नहीं है, 0 का मतलब यह है खाली स्थान। ये जो 0 दिखाया गया है इसका मतलब यह है खाली स्थान, अर्थात मेल में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र है, दूसरा कोई भी लिंग गुणसूत्र मौजूद नहीं है, और उस गैप को, लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति को यहाँ पे हमने 0 से प्रदर्शित किया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मेल और फीमेल के गुणसूत्रों की संख्या में इस दशा में क्या होती है? भिन्नता होती है। मान लीजिए अगर मेल में और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या डिफरेंस कैसे होती है ये मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए इन जीवधारियों में
ऑटोसोम जो हैं उनकी संख्या कुल मान लीजिए 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 2a है उसका मान कितना हो गया 10, और यहाँ पे मेल में भी 2a का मान कितना हो गया आपका 10। अब यहाँ पे दो क्या है लिंग गुणसूत्र हैं, तो फीमेल में कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे 12, लेकिन मेल में कितने होंगे 10 और प्लस एक x बराबर 11। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस विधि के अंतर्गत जिन जंतुओं में लिंग का निर्धारण किया जाता है उनमें मेल और फीमेल गुणसूत्रों में, मेल में और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या में क्या होता है अंतर होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मेल में एक गुणसूत्र हमेशा क्या होता है फीमेल की तुलना में कम होता है, और फीमेल में एक गुणसूत्र मेल की तुलना में क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। जब युग्मक जनन की क्रिया होती है तो क्या होता है, देखिए युग्मक जनन की क्रिया के दौरान फीमेल जो होती है, फीमेल से सभी युग्मक एक जैसे बनते हैं। आप डायग्राम में देखिए, इस फीमेल से ये और ये जो युग्मक बने दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें 2x हैं, एक x इस युग्मक के पास चला जाता है और एक x इस युग्मक के पास, तो दोनों युग्मक एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे भी फीमेल कैसी है समयुग्मकी है। लेकिन मेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक तो युग्मक ऐसा होगा जिसमें ये x चला जाएगा, लेकिन एक युग्मक इस प्रकार का बनेगा जिसमें जीरो दिखाया गया है, जीरो गया, जीरो जाने का मतलब कोई भी गुणसूत्र, कोई भी लिंग गुणसूत्र इस युग्मक में नहीं गया। ऑटोसोम तो जाएंगे, ऑटोसोम तो जैसे अन्य युग्मकों में गए वैसे इसमें भी गए, क्योंकि ऑटोसोम का दो सेट है, तो एक सेट इस युग्मक के पास चला गया, एक सेट इस युग्मक के पास चला गया। लेकिन लिंग गुणसूत्रों की अगर हम बात करें तो चूंकि मेल में केवल एक ही एक्स है, तो कुछ गुण युग्मक तो ऐसे बनेंगे, लगभग 50% युग्मक ऐसे बनेंगे जिसमें तो एक्स चला जाएगा, एक्स गुणसूत्र होगा, लेकिन 50% युग्मक ऐसे बनेंगे जिनमें एक्स गुणसूत्र भी नहीं होगा, या दूसरी भाषा में कहूं कोई भी लिंग गुणसूत्र मौजूद नहीं होगा। अब अगर हम इसका क्रॉस देखें तो ये युग्मक फीमेल अगर इस मेल से मिलता है तो ये संतान बनती है, ये मेल फीमेल युग्मक अगर इस मेल युग्मक से मिलता है तो ये संतान बनती है, ये फीमेल युग्मक इस मेल युग्मक से मिलता है तो ये संतान, ये फीमेल युग्मक इस मेल युग्मक से मिलता है तो ये संतान। अब आप अगर इन संतानों का अध्ययन करें तो जिन संतानों में दो एक्स हैं वो क्या कहलाएगी फीमेल, क्योंकि फीमेल कैसी होती है दो एक्स गुणसूत्र युक्त होती है। लेकिन जो संतान ऐसी हैं जिनमें केवल एक एक्स लिंग गुणसूत्र है और दूसरा कोई भी लिंग गुणसूत्र मौजूद नहीं है, या हमने यहाँ जीरो से प्रदर्शित किया है, ये संतानें क्या कहलाएंगी मेल कहलाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फीमेल समयुग्मकी है उसमें दो एक्स हैं, और मेल क्या है विषम युग्मकी है जिसमें केवल एक एक्स है और दूसरा कोई भी लिंग गुणसूत्र मौजूद नहीं है। तो ये दो तकनीक आपने लिंग निर्धारण की पढ़ी विषम युग्मकी नर की दशा में। अब हम दो तकनीक पढ़ेंगे उस दशा में जब फीमेल जो है विषम युग्मकी होती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वो दो तकनीक जिसके अंतर्गत फीमेल विषम युग्मकी होगी। ऐसे जंतुओं में होता क्या है, किसमें ये व्यवस्था होती है, तो देखिए पक्षी, कुछ मछलियों, मौत आदि पर यह तकनीक आधारित है। और इस तकनीक में चूंकि मादा क्या है विषम युग्मकी, अर्थात मादा कितने युग्मक देगी भिन्न भिन्न युग्मक देगी, मादा से जो युग्मक बनेंगे वो विषम होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे नर से जो युग्मक बनेंगे वो एक जैसे होंगे। समझ में बात आ रही है, जैसे अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने पढ़ा विषम युग्मकी नर, तो वहां पे क्या था नर एक्स वाई था, तो उससे दो अलग अलग युग्मक बने, लेकिन मादा क्या थी समयुग्मकी, उससे दोनों युग्मक क्या बने समान। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जो मादा है, मादा जो है आपकी क्या है विषम युग्मक की है, अर्थात इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, और नर क्या है समयुग्मक की, अर्थात इससे सारे युग्मक कैसे बनेंगे एक समान बनेंगे। तो विषम युग्मक की माता के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं Z0 ZZ विधि। देखिए मौत, तितली, मुर्गी आदि में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो मादा होती है उसमें केवल एक Z लिंग गुणसूत्र मिलता है, Z गुणसूत्र सिर्फ एक होता है और दूसरा कोई भी लिंग गुणसूत्र मादा में नहीं होता। यहाँ आप देखिए Z0 ZZ तकनीक लिखी है, Z0 मतलब Z मतलब एक लिंग गुणसूत्र और जीरो का मतलब क्या मतलब कोई भी गुणसूत्र मौजूद नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाया जीरो का मतलब कोई गुणसूत्र नहीं है, जीरो का मतलब यह है कि यहाँ रिक्त है, यहाँ स्थान रिक्त है, अर्थात केवल एक ही लिंग गुणसूत्र मौजूद है।
तो फीमेल कैसी होगी जिसमें केवल एक लिंग गुणसूत्र होगा, और नर कैसा होगा जिसमें दो ZZ लिंग गुणसूत्र पाए जाएंगे। आप इस डायग्राम में देखिए, फीमेल ये दिखाई गई है, ये दो सेट ऑटोसोम्स के हैं और एक Z है और एक 0 है, अर्थात इसमें कितने लिंग गुणसूत्र हैं, केवल एक Z है। और मेल के केस में दो Z है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो Z होंगे तो संतान क्या होगी, मेल होगी, और अगर एक Z होगा तो इसका मतलब क्या होगी, फीमेल होगी। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि Z की संख्या ही ये निर्धारित कर रही है कि संतान मेल होगी या फीमेल होगी। Z अगर पेयर में है तो मेल, और Z अगर सिंगल है तो फीमेल। अतः यदि इन जीवों में युग्मक जनन होगा तो इस प्रकार की फीमेल से जो युग्मक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक युग्मक तो ऐसा बनेगा जिसमें Z गुणसूत्र होगा, और एक युग्मक इस प्रकार के बनेंगे जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होगा, या मैं कह सकता हूं कि उसमें Z गुणसूत्र नहीं होगा। यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 50% युग्मक कैसे बने जिसमें Z गुणसूत्र है, और 50% कैसे बने जिसमें Z गुणसूत्र नहीं है। अर्थात यहाँ पे फीमेल से, मादा से दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो फीमेल है वो कैसी है, विषम युग्मकी है, अलग अलग युग्मक बना रही है, युग्मक समान नहीं है, विषम युग्मकी मादा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। लेकिन अगर आप नर की बात करें तो नर से जो युग्मक बनेंगे आपके, वो दोनों आप देखिए एक जैसे हैं, दोनों ही युग्मक में एक Z मौजूद है। तो यहाँ पे जो मेल है वो कैसा हो गया, सम युग्मकी हो गया, क्योंकि मेल से जो युग्मक बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल एक समान बन रहे हैं। तो यहाँ पे उल्टी व्यवस्था हो गई, आपकी समझ में आ रही है। अब मान लीजिए इस फीमेल युग्मकों का इन मेल युग्मकों से फर्टिलाइजेशन हो तो क्या होगा। देखिए ये युग्मक अगर इस मेल युग्मक से मिलेगा तो ये संतान बनेगी, ये फीमेल युग्मक अगर इस मेल युग्मक से मिलेगा तो ये संतान बनेगी, ये फीमेल युग्मक अगर इस मेल से मिलेगा तो ये संतान बनेगी, ये फीमेल युग्मक अगर इस मेल से मिलेगा तो ये संतान बनेगी। अब अगर आप संतानों का जीनोटाइप देखें तो आप ये देखेंगे कि जिस संतान में Z गुणसूत्र जो है पेयर में है वो संतानें क्या होंगी, यहाँ पे मेल होंगी, और जो संतानों में केवल एक Z मिलेगा वो संतानें क्या होंगी, फीमेल होंगी। तो यहाँ पे जो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, X गुणसूत्र का, Z गुणसूत्र कर रहा है। Z अगर पेयर में है तो मेल, और Z अगर पेयर में नहीं है, सिंगल है, तो फीमेल। देखिए विषम युग्म की मादा के अंतर्गत जो अगली तकनीक है वो कहलाती है ZW-ZZ तकनीक। कीट, मछली, पक्षी आदि में क्या होता है, जो मादा होती है वो विषम युग्म की होती है, और उसमें दो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक Z और एक W। जबकि जो नर होता है उसमें ZZ दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑटोसोम का सेट तो दोनों मेल फीमेल में एक जैसा है, लेकिन फीमेल में जो है ZW गुणसूत्र है, और मेल में कैसे लिंग गुणसूत्र हैं, Z और Z। जब इन पैतृक के बीच निषेचन होता है उससे पहले इसमें युग्मक बनते हैं। तो ये जो फीमेल है अगर इससे युग्मक बनेंगे तो कुल 50% जो युग्मक हैं आप देखेंगे किस प्रकार से बनेंगे, जिसमें Z लिंग गुणसूत्र होगा, और 50% संतानें इसमें ऐसी बनेंगी जिनमें W गुणसूत्र होगा, W लिंग गुणसूत्र पाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि फीमेल से जो युग्मक बन रहे हैं वो दोनों अलग अलग प्रकार के बन रहे हैं, 50% में Z है और 50% में W गुणसूत्र है। तो इसीलिए यहाँ पे फीमेल कैसी है, विषम युग्मकी है, क्योंकि सारे युग्मक एक जैसे नहीं है। लेकिन अगर मेल की बात करें तो मेल में जो युग्मक बन रहे हैं वो सभी युग्मक में कौन सा गुणसूत्र मौजूद है, Z मौजूद है। देखिए इस युग्मक में भी Z है और इस युग्मक में भी Z है, तो यहाँ पे सभी युग्मक समान है, इसलिए मेल कैसा है, सम युग्मकी। अब यदि फीमेल और मेल युग्मकों के बीच में संलयन होता है तो कौन कौन सी संतानें बन सकती हैं। अब देखिए इस फीमेल युग्मक का इस मेल युग्मक से क्रॉस कराया, ये संतान बन गई। इस फीमेल युग्मक का इस मेल युग्मक से क्रॉस कराया, ये संतान बन गई। इस फीमेल युग्मक का इस मेल युग्मक से क्रॉस कराया, ये संतान बन गई। इस फीमेल युग्मक का इस मेल युग्मक से कराया, ये संतान बन गई। अब अगर आप संतानों को देखेंगे, इनके जीनोटाइप को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ संतानें तो ऐसी हैं जिनमें Z गुणसूत्र कैसा है, पेयर में है, जोड़े में है, और कुछ संतानें ऐसी हैं जिसमें एक लिंग गुणसूत्र Z है और एक लिंग गुणसूत्र क्या है, W। तो स्वाभाविक सी बात है, चूंकि फीमेल कैसी है, विषम युग्म की, अतः अगर संतान में ZW है मतलब
दो लिंग गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के हैं तो वो संतान कैसी होगी, फीमेल होगी। और यदि संतान ऐसी है जिसमें Z गुणसूत्र जोड़े में है, पेयर में है, या दो Z गुणसूत्र हैं, तो ऐसी संतान क्या होगी, मेल होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिंग का निर्धारण कीट, मछली या पक्षी आदि में किया जाता है। देखिए, विषम युग्मकी नर और मादा की तकनीक का अध्ययन करने के बाद अब हम अगली तकनीक पे चलते हैं, जिसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी लिंग निर्धारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, हैप्लोडिप्लॉइडी लिंग निर्धारण हम किसमें करते हैं, इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं हम हाइनोप्टेरा में। हाइनोप्टेरा में जो जंतु होते हैं जैसे चींटी है, ततैया है, मक्खी है आदि में जो लिंग का निर्धारण किया जाता है वो हैप्लोडिप्लॉइडी व्यवस्था के तहत किया जाता है। अब इसमें क्या खासियत है, देखिए इनमें जो नर होता है उसका विकास अनिषेक जनन से होता है। अनिषेक जनन का मतलब बिना निषेचन से पैदा हुआ। आप जानते हैं कि किसी भी जीवधारी की उत्पत्ति के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में निषेचन होता है, लेकिन यहाँ पे जो नर विकसित होता है वो अनिषेक जनन से होता है, अर्थात बिना निषेचन के। या हम ये कह सकते हैं कि बिना निषेचित हुए अंड से नर का विकास हो जाता है, अर्थात नर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा। आप यहाँ पे डायग्राम में अगर देखें तो ये एक फीमेल है जो डिप्लॉइड है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 32 है। इससे जब युग्मक बने तो सीधी सी बात है, ये जो दो युग्मक मैंने बनते हुए दिखाए या जो दो अंडे बनते हुए मैंने आपको दिखाए, तो दोनों अंडों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, इस फीमेल के गुणसूत्रों की आधी होगी, क्योंकि युग्मक किससे बनते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन से बनते हैं। तो इस फीमेल डिप्लॉइड जो फीमेल है ये जीव, इससे जो अंडे बने, जो युग्मक बने, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 16। अब ये जो अंडा है ये सामान्यतः क्या होता है, शुक्राणु से निषेचित होना चाहिए तब संतान बनती है। लेकिन क्या होता है इन जंतुओं में, इनमें जो ये अंडा है, जो हैप्लॉइड है, अगुणित है, ये सीधे ही बिना निषेचन किए नर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे जो नर मेल जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, इस अंडे से बन रहा है जो बिना निषेचन के है, इसमें कोई निषेचन नहीं हुआ। तो यहाँ जो संतान बनी, जो मेल ड्रोन बनी, वो कैसा होगा, अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, केवल 16 होगी। जबकि जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो रानी मक्खी है और जो वर्कर हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 32 होती है, क्योंकि ये जो बनते हैं ये निषेचित अंड से बनते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा अंडा बना, जब ये अंडा किसी मेल के गुणसूत्र से फर्टिलाइज होता है, ये मेल का शुक्राणु है जो इस मेल ड्रोन से बना, और ये फीमेल का अंडा है जो इस फीमेल से बना। जब ये अंडा और शुक्राणु फर्टिलाइज होते हैं, निषेचित होते हैं, तो इनसे जो संतानें बनती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। या तो वो वर्कर होगी, फीमेल वर्कर, फीमेल श्रमिक होगी, मादा श्रमिक होगी, क्योंकि श्रमिक इसमें सब कैसे होते हैं, मादा होते हैं। या फिर वो रानी मक्खी होगी, क्वीन मक्खी होगी। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ फीमेल श्रमिक या रानी मक्खी क्या है। देखिए, जो मक्खी बढ़िया शहद खा के अपने आकार को बढ़ा लेती है वो ही फीमेल क्या कहलाती है, रानी मक्खी कहलाती है। बाकी कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर कितना क्या क्या होता है कि जो फीमेल शहद, अच्छी क्वालिटी के शहद को खाकर अपने आकार को लंबा कर लेती है, वो फीमेल क्या बन जाती है, रानी मक्खी बन जाती है। और किसी भी छत्ते में, किसी भी समूह में केवल एक रानी मक्खी होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेल जो बना वो कैसे बना, फीमेल के अनिषेचित अंडे के विकसित होने से, और मादा श्रमिक और जो मक्खी है, रानी मक्खी है, वो कैसे बनी है, वो अंड और शुक्राणु के निषेचन के फलस्वरूप बनती है। तो यहाँ व्यवस्था कहलाती है हैप्लोडिप्लॉइडी लिंग निर्धारण। तो ये बहुत स्पष्ट है, आपको समझ में बात आ गई होगी कि मेल कैसे विकसित हुआ, अनिषेचित अंडे से, और उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 16। और फीमेल श्रमिक या रानी मक्खी जो है वो कैसे विकसित होती है, इसमें अंडे के शुक्राणु से निषेचन के फलस्वरूप श्रमिक और रानी मक्खी का निर्माण होता है। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 32। यहाँ ध्यान रखिए कि जो मेल है वो क्या है, अगुणित है, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों का केवल एक सेट है। जबकि श्रमिक मक्खी और जो रानी मक्खी है वो कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी, क्योंकि उनमें गुणसूत्रों के कितने सेट मौजूद हैं,
दो सेट है, 2n, आप देखिए 2n लिखा है, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था है ये कहलाती है हैप्लोडिप्लॉइडी लिंग निर्धारण, जो किसमें होता है, चींटी, ततैया या मक्खी आदि में होता है। चौथी तकनीक कहलाती है जीनी संतुलन, जीन बैलेंस थ्योरी। देखिए एक वैज्ञानिक थे C.B. ब्रिच, इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पे अध्ययन किया और ये पाया कि उसमें जो वाई गुणसूत्र होता है वो हेट्रोक्रोमेटिक होता है और लिंग निर्धारण में सक्रिय रूप से प्रतिभाग नहीं करता। अब हेट्रोक्रोमेटिक क्या होता है? देखिए क्रोमेटिन पदार्थ जो है दो प्रकार का होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिक और एक यूक्रोमेटिक। इसमें जो यूक्रोमेटिक होता है पदार्थ वो सक्रिय होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ड्रोसोफिला में जो वाई गुणसूत्र है वो कैसा है, हेट्रोक्रोमेटिक है, अर्थात लिंग निर्धारण में बहुत अधिक सक्रिय प्रतिभाग नहीं करता। मादा लक्षण को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और नर लक्षण को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाई गुणसूत्र हेट्रोक्रोमेटिक है, तो लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र का कोई रोल नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि फीमेल के जो लक्षण हैं वो किससे निर्धारित हो रहे हैं, एक्स गुणसूत्र से, और मेल के जो कैरेक्टर्स हैं उसको कौन नियंत्रित कर रहा है, ऑटोसोम्स नियंत्रित कर रहा है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि मेल फर्टिलिटी तभी संभव है जब वाई मौजूद हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि वाई सेक्स डिटरमाइन तो नहीं कर रहा, वाई के होने ना होने से सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर वाई होगा तभी जो मेल है वो क्या होगा, फर्टाइल होगा, उर्वरक होगा। सीबी ब्रिज ने ये कहा कि यदि एक्स और ए गुणसूत्रों का अनुपात निकाला जाए तो वो जो रेशो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ एक्स मतलब क्या है, एक्स गुणसूत्र, और ए का मतलब क्या है, ऑटोसोम्स। मतलब एक्स गुणसूत्र और ऑटोसोम्स की संख्या का अगर हम अनुपात निकालें तो उस अनुपात के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। सेक्स इंडेक्स रेशो कैसे हम निकालेंगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की जो संख्या है वो हमने ऊपर लिख दी और नीचे क्या लिख दिया, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स की संख्या। तो ऊपर सेक्स गुणसूत्रों की संख्या, नीचे ऑटोसोम्स की संख्या। जब ये हम निकालते हैं तो इससे आपका सेक्स इंडेक्स रेशो निकलता है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए जब हम ये रेशो निकालेंगे तो ये रेशो से किस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे कि कौन जीव मेल होगा कौन फीमेल होगा। तो देखिए अगर 0.05 सेक्स इंडेक्स रेशो जो है 0.05 निकलता है तो वो जीव कैसा होगा, मेल होगा। अगर 1 निकलता है तो क्या होगा, फीमेल होगा। अगर 0.05 से और कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, सुपर मेल होगा। और यदि 1 से मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, सुपर फीमेल होगा। तो अगर ये सेक्स इंडेक्स रेशो 0.05 निकलता है तो जीव क्या कहलाएगा, नर कहलाएगा। यदि 1 निकलता है तो मादा कहलाएगा। यदि 1 से कम निकलता है तो वो सुपर मेल कहलाएगा, सुपर नर। और यदि 1 से ज्यादा निकलता है तो सुपर मादा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उतरेगा कि यदि 0.05 और 1 के बीच में मान निकले तब क्या होगा। तो देखिए इस दशा में जो जीव होगा उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्स कहते हैं, अर्थात वो नर और मादा के बीच का हिस्सा होगा, उसमें दोनों लिंग अंग मौजूद होंगे। तो ये जीन संतुलनवाद है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ शो किए हैं। अगर गुणसूत्र x1 है, ऑटोसोम 2 हैं तो अनुपात क्या निकलेगा, 0.5, ये नर होगा। यदि 2 x गुणसूत्र हैं, 2 ऑटोसोम्स हैं तो अनुपात 1 निकलेगा, ये क्या होगी, मादा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ अनुपात क्या है, 1.5, 1.33, तो ये सब क्या होंगे, सुपर फीमेल होंगे। ये 1 और 1 है तो ये क्या होंगे, फीमेल होगी। ये 0.75, 0.67 है, ये 1 और 0.5 के बीच में है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्स होगा। ये 0.5 है तो क्या होगा, मेल। और ये 0.5 से कम है तो ये क्या होगा, सुपर मेल। तो इस प्रकार से इस सारणी का अध्ययन करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक्स गुणसूत्र और ऑटोसोम का अनुपात लिंग निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
जीन संतुलनवाद के अंतर्गत सीबी ब्रिज ने अपने प्रयोग में ये बताया कि युग्मक निर्माण के दौरान युग्मकों में गुणसूत्रों का वितरण समान न होने के कारण अलग अलग गुणसूत्र संयोजन युक्त ड्रोसोफिला मिलती है। देखिए यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एक्स गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग ड्रोसोफिला में कम या ज्यादा कैसे हो गई। तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस समय मेल और फीमेल के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और युग्मक बनते हैं, तो कई बार क्या होता है कि फीमेल की जो दोनों एक्स हैं, जब युग्मक बनता है तो आप जानते हैं कि जब युग्मक बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, तो गुणसूत्रों की जो जोड़ी होती है वो जोड़ी में से एक गुणसूत्र अलग ध्रुव की ओर और एक गुणसूत्र अलग ध्रुव की ओर चला जाता है। जैसे मान लीजिए एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है, ये गुणसूत्रों का जोड़ा है, एक एक्स गुणसूत्र ये है, एक एक्स गुणसूत्र ये है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है कि ये एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर और ये गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से एक गुणसूत्र ऊपर चला गया, एक गुणसूत्र नीचे चला गया, तो ये एक्स एक्स हो गया। इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आधी रह जाती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि ये जो दोनों एक्स हैं, जो एक ऊपर और एक नीचे गया, ये दोनों ऊपर नीचे ना जा करके दोनों जो एक्स गुणसूत्र हैं, ये जो दोनों एक्स गुणसूत्र हैं, ये ऊपर और नीचे ना जा करके दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही जगह पे चले जाते हैं, अर्थात एक ही युग्मक में दोनों चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो युग्मक बना, ये ऐसा युग्मक बना कि जिसमें ये दोनों एक्स चले गए। अभी आपने कई रेखाचित्र देखे, आपने देखा था कि उसमें युग्मकों में इन दोनों एक्स एक्स में से एक एक्स एक युग्मक में जाता है और एक एक्स एक युग्मक में जाता है। सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये दोनों एक्स अलग अलग युग्मकों में ना जाकर के एक ही युग्मक में चले जाते हैं। आप देखिए ये जो युग्मक बना, इसमें ऑटोसोम का तो एक ही सेट है, ए लिखा एक ही सेट है, लेकिन एक्स एक्स जो दो लिंग गुणसूत्र है वो दोनों ही इस गैमेट में आ गए। लेकिन इस गैमेट को अगर आप देखें तो इस गैमेट में ऑटोसोम तो आया है, लेकिन कोई भी लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स में से नहीं आया। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो युग्मक बना, उसके कारण से अलग अलग एक्स गुणसूत्र युक्त ड्रोसोफिला मक्खी बनी। आप देखिए अगर इस फीमेल गैमेट का क्रॉस इस मेल से कराया तो देखिए आप ये फीमेल जो बनी ये क्या बन गई, सुपर फीमेल बन गई, क्योंकि इसमें एक्स कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये जो बनी संतान, इसमें 2 एक्स और 1 वाई हो गया, तो ये क्या हो गई, ये भी फीमेल हो गई। अब ये जो संतान बनी ये क्या बना, आपका मेल बना, इसमें एक्स है, एक एक्स है, ये मेल बना, लेकिन इसमें वाई गुणसूत्र नहीं है। ये जो संतान बनी इसमें क्या है, 2a प्लस वाई है, इसमें कोई भी एक्स गुणसूत्र नहीं है, तो ये भी क्या है, मर जाएगा, ये डेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स गुणसूत्रों की अनियमितता या एक्स गुणसूत्रों का असमान वितरण ड्रोसोफिला मक्खी में देखने को मिलता है, क्योंकि युग्मक निर्माण के दौरान एक्स जो गुणसूत्र है वो नियमतः एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु की, जिसको हम कहते हैं वातावरणीय कारक। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ जंतुओं में वातावरणीय कारक भी लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, देखिए आप कुछ जंतु हैं जैसे बेनिलिया, बेनिलिया का एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। बेनिलिया में क्या होता है, अंडों से सामान्यतः मादा विकसित होती है, जो अंडे होते हैं उनसे सामान्यतः मादा विकसित होती है। यदि ये मादा को हम किसी परिपक्व मादा के शुंभ से जोड़ दें तो ये नर बन जाते हैं। जनरली अंडे से क्या विकसित हुई, मादा विकसित हुई, लेकिन यदि इन अंडों को किसी परिपक्व मादा के शुंभ से हम जोड़ दें तो वो मादा जो है किसमें परिवर्तित हो जाती है, वयस्क नर में परिवर्तित हो जाती है। और ये वयस्क नर जो है मादा के जनन ट्रैक्ट में परजीवी के रूप में रहता है। इसी प्रकार से कुछ सरीसृप, कुछ रेप्टाइल्स में क्या होता है कि यदि उनके अंडों को 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रख दें तो मादा विकसित हो जाती है, और यदि उन अंडों को 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें तो उनसे नर बन जाता है। इसी प्रकार से कछुए की हम बात करें तो कछुए में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर रखें तो मादा का जन्म होता है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर रखें तो नर का जन्म होता है। ये डायग्राम दिखाया है मैंने आपको बेनिलिया का। आप देखिए बेनिलिया फीमेल बेनिलिया है। इस फीमेल बेनिलिया से जो अंडा हुआ, अगर उस अंडे को हम फीमेल मादा के शुंभ से जोड़ दें तो वो नर बन जाएगा। आप देखिए ये नर बन गया, और ये नर कहाँ है, फीमेल के यूटेरस में है।
और यहीं पे ये परजीवी के रूप में रहता है और पोषण को प्राप्त करता है। तो इन उदाहरणों में आपने देखा कि वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, वो ये निर्धारित करते हैं कि होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल। तो ये आप देखिए कि किस प्रकार से वातावरणीय कारक सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जीव की हम बात करने जा रहे हैं जिसको हम गाइनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं, जिसका रिसर्च में काफी अधिक यूज किया जाता है। गाइनेंड्रोमॉर्फ है क्या? देखिए, असामान्य गुणसूत्र व्यवहार के कारण इस प्रकार के कीट बनते हैं। गुणसूत्रों के असामान्य व्यवहार के कारण से इस प्रकार के कीट बनते हैं और ये वो जीव हैं जिनमें जंतु का आधा शरीर या आधा हिस्सा नर के समान काम करता है और आधा हिस्सा जो है वो मादा के समान काम करता है। ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें, क्योंकि अधिकतर शोध में हम ड्रोसोफिला मक्खी का ही उपयोग करते हैं, तो ड्रोसोफिला में जो गाइनेंड्रोमॉर्फ होते हैं वो पार्श्व होते हैं। पार्श्व का मतलब आधा पार्श्व उनका नर के रूप में काम करता है शरीर का, और शरीर का आधा पार्श्व जो है वो मादा के रूप में काम करता है। आधे पार्श्व में, आधे भाग में नर के रंग का शरीर होगा, आकार होगा, नर जनन अंग मिलेंगे, और दूसरे पार्श्विक आधे भाग में सभी मादा के लक्षण पाए जाते हैं। ये हुआ क्यों? इस प्रकार के गाइनेंड्रोमॉर्फ बने क्यों? तो देखिए, जाइगोट निर्माण के दौरान, जब जाइगोट का निर्माण हो रहा होता है उस दौरान माइटोसिस की प्रथम विभाजन अवस्था में, माइटोसिस की प्रथम विभाजन अवस्था में जो अनियमितताएं होती हैं उस कारण से इस प्रकार के गाइनेंड्रोमॉर्फ का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक्स एक्स गुणसूत्र में से एक एक्स पीछे रह जाता है, वह दूसरे केंद्रक तक नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार एक केंद्रक में दो एक्स आ जाते हैं और एक में एक एक्स रहता है। एक्स वाला भाग नर और एक्स एक्स वाला भाग मादा में विकसित हो जाता है। तो आपकी बात ये समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से गाइनेंड्रोमॉर्फ का निर्माण हुआ। दोबारा से समझ लीजिए कि जाइगोट निर्माण के दौरान एक्स एक्स गुणसूत्र, फीमेल में जो एक्स एक्स गुणसूत्र हैं उनमें से एक एक्स पीछे रह जाता है और दूसरे केंद्रक तक नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार से एक केंद्रक में तो क्या आ जाते हैं, दो एक्स आ जाते हैं, और एक केंद्रक में क्या जाते हैं, केवल एक एक्स आ जाता है। तो जो एक्स एक्स वाला केंद्रक है वो किसके समान व्यवहार करता है, मादा के समान, और जिसमें केवल एक एक्स रह जाता है वो किसके समान काम करता है, नर के समान काम करता है। गाइनेंड्रोमॉर्फ की उपस्थिति यह प्रदर्शित करती है कि वाई गुणसूत्र का लिंग निर्धारण में कोई महत्व नहीं है। आप देखिए, अगर एक्स 2 है तो वो किस रूप में काम कर रहा है, भाग फीमेल के, और यदि केवल एक एक्स है तो किस रूप में काम कर रहा है, मेल के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाई गुणसूत्र का कोई रोल प्रदर्शित नहीं होता लिंग निर्धारण में। कौन, किसका महत्व है, एक्स गुणसूत्र का। तो ये गाइनेंड्रोमॉर्फ इसी बात को पुष्ट करता है कि यदि दो एक्स होंगे तो वो फीमेल होगा, यदि एक एक्स होगा तो वो क्या होगा, मेल होगा। वाई गुणसूत्र का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम है किसका, एक गाइनेंड्रोमॉर्फ का। इसमें ये देखिए आधा शरीर, आप देखिए आधा शरीर ये मेल के समान है और ये जो आधा शरीर है ये फीमेल के समान है। आप देखिए पंख अलग अलग हैं, रंग अलग अलग है, आंखों तक का रंग अलग अलग है। तो ये इसका आधा शरीर जो है मेल के समान है और आधा फीमेल के समान। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जब जाइगोट निर्माण के दौरान माइटोसिस होती है तो देखिए क्या हुआ, ये जब एक्स एक्स जो गुणसूत्र हैं, इन दोनों एक्स एक्स गुणसूत्रों में जब अलग अलग केंद्रकों में जाते हैं तो एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है, पीछे रह जाता है, जिस कारण से किस प्रकार की कोशिश केंद्रक बन जाते हैं। एक केंद्रक तो ऐसा बन जाता है जिसमें दोनों एक्स चले जाते हैं और एक केंद्रक ऐसा बनता है जिसमें केवल एक एक्स मौजूद होता है। इस कारण से ऐसे जीवों में आधा शरीर नर और आधा शरीर मादा के समान काम करता है। देखिए, जेनेंड्रोमॉर्फ कैसे बना, इसको थोड़ा सा मैं और विस्तार से समझा दूं। मान लीजिए किसी कोशिका में जाइगोट निर्माण के दौरान माइटोसिस की क्रिया होती है और एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं। तो किस प्रकार से बनेंगी, मान लीजिए ये कोई कोशिका है जिसमें दो ऑटोसोम है और दो लिंग गुणसूत्र हैं। तो जब इससे माइटोसिस के दौरान दो कोशिकाएं बनेंगी तो दोनों कोशिकाओं में दो दो ऑटोसोम होंगे और दो दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे, इस प्रकार से।
और इस प्रकार एक कोशिका से 2 कोशिका आपकी बनी। लेकिन कई बार क्या होता है, माइटोसिस के दौरान एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है और वो आप यहाँ पे देखिए। मान लीजिए ये सेल है जिसमें 2 ऑटोसोम हैं और 2 एक्स क्रोमोसोम हैं। अब इसमें एब्नॉर्मल माइटोसिस हुआ और क्या हुआ कि जो 2 सेल्स बननी थी इस मदर सेल से, वो दोनों सेल एक दूसरे से अलग नहीं हो पाई, दोनों जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऑटोसोम्स तो दोनों सेल्स में पहुंच गए बराबर माइटोसिस के दौरान, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, कायदे में इस भाग में 2 एक्स होने चाहिए और इस भाग में 2 एक्स होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, इस भाग में 3 एक्स क्रोमोसोम आ गए और इस भाग में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम रहा। तो अब दोनों सेल्स अलग नहीं हो पाई, एक भाग में 3 एक्स हो गए, एक भाग में 1 एक्स हो गया। तो क्या होगा कि ये जो भाग है ये सुपर फीमेल के रूप में काम करेगा और ये जो वाला जो भाग है ये मेल के रूप में काम करेगा। तो इस प्रकार से एक ही जीव में आधा हिस्सा फीमेल और आधा हिस्सा मेल के समान काम करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन की विभिन्न तकनीकों के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।